नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और 8 बजने वाले हैं और 8 बजने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की दिन भर की आज की तमाम अहम खबरें और अभी तक का तमाम अपडेट आपके सामने इस बुलेटिन में हम रखेंगे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। आज उज्जैन, नीमच, रतलाम समेत 5 जिलों का करेंगे दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 नवंबर को रतलाम में जनसभा को करेंगे संबोधित, रोड शो भी करेंगे पीएम। 4 नवंबर को एमपी आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बालाघाट के कटंगी में करेंगे सभा, डिंडोरी की शाहपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। सीधी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल का बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देने वाला वीडियो वायरल। जनता को डराकर वोट मांगने वालों की खैर नहीं, मैं सीधा इंसान नहीं, गुस्सा आने पर कुछ भी हो सकता है। रतलाम में पुलिस की चेकिंग में करीब 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त। 2 कंटेनर में मिली 1100 पेटी शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं हेडलाइंस के बाद और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अलर्ट मोड की। बीजेपी अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में पूरी की पूरी बागडोर लगातार संभाल रखी है, चाहे टिकट वितरण से पहले की स्थिति हो, टिकट वितरण के बाद, अब नामांकन के बाद की स्थिति हो। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों की बैठक उन्होंने ली, जिसमें करीब 340 कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें अमित शाह ने सबसे पहले ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी बनी थी, उस नाराजगी को लेकर जो बगावत हो रही है, इनमें नेताओं से 1 to 1 चर्चा भी उन्होंने की। डैमेज कंट्रोल करने का काम खुद अपने हाथों में लिया। नेताओं से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संभागीय बैठक ली, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। तो 2 दिवसीय दौरा था अमित शाह का और इस दौरान ग्वालियर चंबल भी पहुंचे। ग्वालियर चंबल में लगातार मीटिंगों का सिलसिला चला। खास तौर पर टिकट वितरण के बाद में जहां से विरोध के स्वर उठ रहे थे, जो बगावत की चीजें हो रही थी, उन नेताओं से पर्सनली 1 to 1 चर्चा की है। अलर्ट मोड पर बीजेपी को इस वक्त रखा हुआ है। पूरी तरह से एक तरह से अमित शाह ने बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। विधानसभा सीटों को लेकर बैठक भी की, जिसमें 340 कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूंकि 34 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, और ये बहुत अहम का सवाल एक तरह से ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। पिछली बार ग्वालियर में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, यहीं से बड़ी संख्या में विधायक सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद सरकार बनाने में कामयाब रही थी 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ऐसी स्थिति में अब इस विधानसभा सीट को लेकर या फिर इस संभाग को लेकर एक बार फिर से फोकस, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा शानदार प्रदर्शन यहां पर रहा था। कांग्रेस इस बार भी दावा कर रही है कि यहां पर इस बार उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और यही वजह है कि बहुत अलग तरह का फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी ग्वालियर चंबल पर देखने को मिल रहा है। हर कार्यकर्ता को 10 वोट अपने खुद डलवाने हैं, ये टिप दी है। पहले मतदान फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। ये बैठक हुई, लोगों को प्रेरणा मिली और माननीय गृह मंत्री जी ने उनके अनुभव के आधार पर बताया कि बहुत अच्छी स्थिति और हम जीत रहे हैं। अमित जी के आने से आत्मविश्वास विजय का कई गुना बढ़ जाता है, वो उस बैठक का परिणाम होने वाला है। इस चुनाव जीतने का कोऑपरेटिव से लेके भूमि विकास से लेके पार्षद से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके तमाम फेडरेशन के जीतने का अनुभव है, तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उससे हम लोग लाभान्वित हुए। तो सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री के
का जो अनुभव है उसका फायदा हमें यहां पर मिलने वाला है। और यह भी कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, यानी कि सबको फोकस कहा गया है कि मतदान करना भी है और बड़ी संख्या में करवाना भी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं सीधे ग्वालियर से, उनके पास चलते हैं। नासिर, बहुत महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार बहुत बेहतर रहा था, यही वजह है कि एक तरह की चुनौती है ये बीजेपी के लिए संभाग। और खुद गृह मंत्री ने एक तरह से इन 34 सीटों की कमान अपने हाथ में ले रखी है। 340 कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग भी की, तमाम एक एक छोटी चीजों पर बात हुई है। क्या कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं इस मीटिंग के संदर्भ में? देखिए, बहुत जो कार्यकर्ताओं को बहुत जरूरी टिप्स उन्होंने दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने सबसे पहले फोकस ये किया बैठक से पहले कि जो रूठे हुए लोग थे, जो बागी लोग थे, उनसे संवाद की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने संवाद किया और उनसे कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना है। अगर पार्टी के लिए काम नहीं करते और अगर आपको पता चलता है कि आप पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, यानी कि भीतरघात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बागी से ज्यादा भीतरघाती बहुत ज्यादा उनके लिए चुनौती है। तो उन्होंने सबसे पहला संदेश यही दिया कि आप बागियों से निपटिए और साथ ही भीतरघात पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। और ये भी कहा गया है कि बागियों को ज्यादा बनाने की कोशिश मत करिए, अपने आप मान जाए तो सही बात है, नहीं तो 10 नवंबर के बाद उनसे को मनाने की कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है जो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर हर एक सीट पर बिंदुवार चर्चा की गई है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से जो बीजेपी सरकार की जो योजना है उनको लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, साल 2018 का प्रदर्शन देखा तो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां से लगा था। कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, यानी कि पहली बार, यानी कि विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली थी। और कमोबेश जो स्थिति पैदा हुई थी वो SC ST और OBC आंदोलन की चलती हुई थी। लेकिन फिर से कहीं वैसी स्थिति नहीं हो और जो अभी बीच में गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं वो खलल न डाले, उसका कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो। तो ऐसी चीजों को, जातिगत चीजों को भी लेकर भी कई सारे निर्देश अमित शाह ने दिए हैं। लगभग 1.5 घंटे की बातचीत में हर एक पॉइंट्स पर लगभग 15 ऐसे बिंदु थे जिन पर बिंदुवार चर्चा की गई है। और साथ ही कहा गया है कि इनको इम्प्लीमेंट इस तरह से करना है कि बूथ कार्यकर्ता से लेकर पन्ना जो प्रमुख होते हैं उन सभी को इस तरह का टिप्स दिया गया है। इसके साथ सारे कार्यकर्ताओं को, जैसा कि आप नासिर बता रहे हैं, एक तरह से रिचार्ज करने की कोशिश की। और जैसे कि एक नेता ने अपने बयान में कहा भी कि ये कहा गया है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, यानी कि ये कि खुद भी मतदान करना है और तमाम कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ पर बड़ी संख्या में वोटर्स को भी लेकर आना है पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है बगावत को लेकर, बागियों को लेकर और उसके बाद भीतरघात को लेकर। कल नामांकन का आखिरी दौर था और ऐसे में इस नामांकन के आखिरी दौर के बाद में, आखिरी दिन के बाद में क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं? कितनी सीटों पर, इन 34 सीटों में से बगावत की स्थितियां इस वक्त बीजेपी के सामने है या जहां पर भीतरघात का डर है, इसको लेकर भी चूंकि मंथन यहां पर शाह ने किया है। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें ऐसी में से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भीतरघात का अंतर है। भीतरघात और बागी में बहुत ज्यादा अंतर है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि बागियों से तो पार्टी कार्रवाई कर देती है, लेकिन भीतरघात इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो पार्टी के साथ तो रहते हैं लेकिन पार्टी के पीछे से वर्क प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। और ये स्थिति इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो बीजेपी में आ गए और उसके बाद मूल जो बीजेपी को लगता है कि उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक रही है। और हुआ भी ऐसी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई के टिकट कटे और ऐसे में सिंधिया समर्थक उनके भी टिकट कट रहे। तो सिंधिया समर्थकों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार को लाने का काम किया, लेकिन आज स्थिति है कि हमें ही टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी 20 सीटें एनालिसिस की गई है पार्टी के लोगों ने कि यहाँ पर भीतरघात हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, नंबर वाइज बात करें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मुन्नालाल गोयल है, उनको टिकट काट दिया गया। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा उनके लोगों ने प्रदर्शन किया, उनकी सहमति भी थी, खुलकर माया सिंह का विरोध किया जिनको टिकट दिया गया था। तो इस तरह से फिर ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो अनूप मिश्रा है, वहां पर उनको टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। फिर इसके साथ हम भिंड पहुंचे तो भिंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। संजीव सिंह कुशवाहा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हालांकि वो BSP में पहुंच गए लेकिन उनके लोगों ने विरोध किया। ऐसी लाहौर विधानसभा सीट की बात करें तो रसाल सिंह को वहां से टिकट नहीं मिला, पूर्व विधायक थे बीजेपी के, तो उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर ली और दूसरी जगह चले गए। मुरैना की बात करें तो मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने बेटे को राकेश सिंह को
बीएसपी से उतार दिया। अटेर विधानसभा की बात करें तो अटेर विधानसभा से मुन्ना सिंह भदौरिया थे, जी। उनको टिकट नहीं मिला, अरविंद भदौरिया को टिकट मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो बागी हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और यही 34 बीजेपी का कुछ एनालिसिस है कि 34 विधानसभा सीटों में से 20 ऐसी सीटें हैं जिन पर बागी और भीतरघातियों से बहुत ज्यादा खतरा है। और यही वजह है कि शाह ने कई नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जो नाराज हैं या जो बगावत की स्थिति में हैं उनसे 1 to 1 चर्चा भी की है। और अब 2 तारीख तक इंतजार करना होगा। जिन्होंने नामांकन भर दिया है क्या वो वापस नाम बात लेते हैं, चूंकि लगातार शाह ने उनसे भी बातचीत की है। फिलहाल नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जिस तरह से नासिर ने बताया कि यहां पर बगावत तो है, लेकिन बगावत के साथ साथ भीतरघात, 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लगता है कि यहां पर भीतरघात हो सकता है, यानी कि अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ यहां पर काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी चुनौती जाहिर सी बात है। और ऐसे में शाह इससे कैसे निपटेंगे, इसमें तमाम रणनीतियों को लेकर उन्होंने अपनी इस बैठक के दौरान बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की। इंदौर में बीजेपी ने मालवा निमाड़ में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आज इंदौर आएंगे चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, संभाग के पदाधिकारी और उम्मीदवारों की बैठक लेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भूपेंद्र यादव चर्चा करते नजर आएंगे। तो बता दें कि लगातार केंद्र के स्तर के नेताओं की यहां पर न सिर्फ जमावड़ा है बल्कि लगातार मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। संभागवार एक एक तरह से पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में जहां शाह ने मीटिंग ली, तमाम कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए, भीतरघातियों से बातचीत भी की, बगावतियों से बातचीत भी की, तो दूसरी तरफ अब मालवा निमाड़ में भी बीजेपी ने सक्रियता बढ़ाई है। भूपेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं और आज इंदौर में उनका कार्यक्रम है, प्रभारी भूपेंद्र यादव का। भोपाल से खबर, जहां पर कई जिलों में आज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे जावद विधानसभा के जानथला में जनसभा का कार्यक्रम उनका तय किया गया है। 12:10 पर गरोठ विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:25 यानी 1:30 बजे के आसपास जावरा पहुंचेंगे। यहां पर विधानसभा में जनसभा का कार्यक्रम है। 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिदपुर पहुंचेंगे। यहां पर झारड़ा में विधानसभा में उनका जनसभा का कार्यक्रम है। और इसी तरह से 3:35 करीब 3:30 बजे सुसनेर विधानसभा के नलखेड़ा में जनसभा करेंगे। और 5 बजे शाम को सांवेर विधानसभा के निपनिया में शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:45 बजे के आसपास देपालपुर पहुंचेंगे। देपालपुर विधानसभा के गौतमपुरा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान का। तो सुबह से लेकर शाम तक लगातार अलग अलग 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान और लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी के पक्ष में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा है। रतलाम पहुंच रहे हैं। मालवा निमाड़ में एक बार फिर से फोकस करने के लिए एक और बड़े नेता रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जनसभा से पहले एक रोड शो भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। तो 60 से ज्यादा सीटें हैं मालवा निमाड़ की और इन 60 सीटों पर कहते हैं कि जिसने इन पर कब्जा जमाया सत्ता की तरफ वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मालवा निमाड़ में पिछली बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। एक बार फिर से केंद्र की तरफ से एक बड़े चेहरे को, यानी यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड को इस बार रतलाम लाया जा रहा है। रतलाम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। रतलाम पहुंचेंगे, यहां पर जनसभा करेंगे। जनसभा से पहले एक रोड शो भी होगा और रोड शो के बाद एक बड़ी जनसभा को यहां पर वो संबोधित करते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मध्य प्रदेश का दौरा तय किया गया है। 4 नवंबर को ही मध्य प्रदेश पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी की 2 सीटों पर जनसभा करेंगे, एक तरफ बालाघाट की कटंगी और डिंडोरी की शाहपुरा। तो 4 नवंबर को एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे 2 विधानसभा सीटों पर पहुंच के जनसभा करने वाले हैं। तो 4 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर दौरा होगा। रतलाम पहुंचेंगे, रतलाम में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। तो दूसरी तरफ डिंडोरी के शाहपुरा सीट में और मंडला की एक सीट पर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे। बालाघाट की, माफ कीजिए, बालाघाट एक सीट है और एक है डिंडोरी की शाहपुरा सीट। यहां पर आकर
मल्लिकार्जुन खड़गे 4 नवंबर को ही जो दो सीटों पर जनसभाओं को करने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बालाघाट की कटंगी और डिंडोरी की शाहपुरा। इसी तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उनका 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा उनका भी तय हो गया है। 8 नवंबर को इंदौर पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी एक बार फिर से। 9 नवंबर को रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर मालवा और विंध्य में कांग्रेस की लगातार नजर है। इससे पहले 2 दिन पहले ही दमोह पहुंची थी प्रियंका गांधी और दमोह में भी वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के मकसद से जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन अब एक बार फिर से उनका दौरा तय किया गया। 8 नवंबर को इंदौर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और 9 नवंबर को रीवा में, यानी कि मालवा के साथ साथ विंध्य, एक साथ 2 अंचलों पर फोकस करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार अभियान का जिम्मा एक तरह से प्रियंका गांधी के कंधों पर नजर आ रहा है, चूंकि लगातार उनके एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, जनसभाएं वो कर रही हैं। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से प्रियंका गांधी रहने वाली है। इंदौर पहुंचेंगी 8 नवंबर को और 9 तारीख को रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो लगातार मध्य प्रदेश पे इस वक्त चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से शबाब पर हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो कल शाम तक खत्म हो गई। अब इसके बाद आज स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद 2 तारीख को 2 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन है। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस किस सीट पर कितने प्रत्याशी मैदान में फाइनली रह गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं का फोकस मध्य प्रदेश के ऊपर लगातार है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने दिग्गजों को लगातार चुनाव मैदान में उतार रही है प्रचार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से बड़े नेताओं को लगातार उतार रही है। प्रियंका गांधी 8 नवंबर को पहुंच रहे इंदौर, 9 नवंबर को रीवा में, 4 नवंबर को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री रतलाम, 4 नवंबर को ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2 विधानसभा सीटों पर कटंगी और शाहपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। सीधा हम गुजरात लिए चल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए केवड़िया पहुंचे हैं। केवड़िया में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है और इस मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते वक्त इस वक्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया से ये शानदार तस्वीरें देखिए। आज चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है यहां पर और अलग अलग शानदार व्यू यहां से नजर आ रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के केवड़िया की ये शानदार तस्वीरें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसे कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचे हैं और चूंकि तो पहले जल अर्पित किया और उसके बाद में अब पुष्प अर्पित यहां पर कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। केवड़िया से तस्वीर आप देख रहे हैं। केवड़िया में दरअसल गुजरात में केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, भारत के मान सम्मान का प्रतीक यह मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री। आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश भर का मान सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जुड़ा हुआ है और उसी मान सम्मान की प्रतीक ये मूर्ति यहां पर जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का गौरव प्राप्त करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। बात नामांकन की करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर को होने, एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर वोटिंग होगी और 3,832 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन जमा हुए हैं
4,359। कल 2,489 उम्मीदवारों ने 2,811 नामांकन पत्र जमा किए। आखिरी दिन था चूंकि नामांकन जमा करने का कल। निर्वाचन आयोग आज नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जिसे स्क्रूटनी कहा जाता है। 2 नवंबर तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी कि 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में रहे और कितने प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। चरण में बता दें कि एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। और याद रखिए, नतीजों वाले दिन IBC 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आपके सामने हम रखने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो 3 दिसंबर वो अहम दिन, और IBC 24 चुनाव मतलब IBC 24, और IBC 24 पर आप सबसे तेज नतीजे 3 तारीख को सुबह से देखेंगे, जब से EVM खुलना शुरू होंगी, उसके पहले से ही। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।